नमस्कार, मैं स्मार्ट भूमि रोहित शर्मा। 2-3 दिनों के अंदर सीपीआई माओवादी के इतिहास में बड़ी-बड़ी घटनाएँ एक साथ हुई है। जिस समय रुपेश, जो सीपीआई माओवादी से निकल कर के भाग गए थे और सरकार के सामने सरेंडर किए थे, उनका स्टेटमेंट चल रहा था, उनका बयान चल रहा था। उसी वक़्त बीजापुर में कांकेर में 2 मुखबिरों की माओवादियों ने हत्या कर दी। उसके अगले ही दिन 21 माओवादियों ने सरेंडर कर दिया, शस्त्र के साथ। ये 3 घटनाएँ ऐसी घटनाएँ हैं जो माओवादी के इतिहास में भी एक मायने रखता है और उसका एक अर्थ भी है। आइए इस पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये तीनों घटनाएँ किस तरीके से चीज़ों को प्रभावित करती है और सीपीआई माओवादी इस प्रसंग में क्या करने जा रही है, क्या सोच रही है? या फिर जो सरेंडर माओवादी हैं, रुपेश, जो खुद को सरेंडर बोलना पसंद नहीं करते हैं, वो बोलना पसंद करते हैं कि हम पुनर्वास कर रहे हैं। और जब माओवादियों को गद्दार कहा, तो वो गद्दार शब्द कोई पसंद नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हें गद्दार ना कहा जाए। तो निश्चित तौर पर माओवादियों को भी कुछ नया शब्द देना चाहिए, गद्दार के अलावा, जैसे विभीषण या कुछ और शब्द से उनको सम्मानित करना चाहिए। खैर जो भी हो, आइए इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। माओवादियों के बीच से निकल कर के भागे रुपेश, वेणुगोपाल और इन जैसे लगभग 300 माओवादियों ने सरेंडर किया है सरकार के सामने। सरकार से अनुरोध किया है, इन्हें सरेंडर ना कहा जाए। जब माओवादियों ने उन पर गद्दार का लेबल लगाया, तो ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें गद्दार भी ना कहा जाए। सरकार ने सुधार लिया और वो सरेंडर को, जो वास्तव में सरेंडर ही था, इसके पहले जो भी माओवादी सरेंडर करते थे, वो हथियार के बिना खाली हाथ आते थे। लेकिन ये पहली घटना है जो इन लोगों ने बाकायदा हथियार के साथ सरेंडर किया है, तब भी ये कह रहे हैं कि हमें सरेंडर ना कहा जाए। सरकार ने मान लिया, इनको सरेंडर करने के बजाय पुनर्वास शब्द से सम्मानित किया। वहीं दूसरी तरफ जब माओवादियों ने इनको गद्दार कहा, इनको सख्त से सख्त सजा देने की बात कही, तो इन्होंने कहा कि मुझे गद्दार ना कहा जाए। तो अब ये माओवादियों को तय करना पड़ेगा कि गद्दार ना कहें तो कौन शब्द उनके लिए ईजाद किया जाए। क्या विभीषण शब्द ज़्यादा सूटेबल रहेगा? खैर, सवाल अपनी जगह है। हम रुपेश की बातों पर चर्चा करने के पहले हम 2 घटनाओं को एक साथ देखना चाहेंगे। जिसमें कि एक तरफ सीपीआई माओवादी ने 2 मुखबिरों की हत्या किया है और हत्या करके वहाँ पर्चे फेंके हैं और बताए हैं कि ये पुलिस के साथ मिले हुए थे। उनके भाई जो थे, बताए जा रहे हैं कि सीआरपीएफ में थे और यह भी सीआरपीएफ में जाने की तैयारी कर रहा था। उनके एक इस तरीके से 2 आदमी की हत्या हुई, माओवादियों ने किया है। दूसरी तरफ अगले ही दिन 21 माओवादियों ने सरेंडर किया है और इसके साथ ही वो हथियार के साथ जो वेणुगोपाल की परंपरा थी, उसका पालन करते हुए, निर्वहन करते हुए वो सरेंडर किए हैं। ये तीसरी से बड़ी सरेंडर है वेणुगोपाल के बाद, जब कितनी बड़ी तादाद में माओवादी सरेंडर हुए हैं। ये चीज़ें चल रही थी, उसी वक़्त में रुपेश का एक स्टेटमेंट आया, जो उन्होंने प्रेस बयान दिया था और माओवादियों द्वारा गद्दार कहे जाने और उनको सज़ा देने की बात जो तेलंगाना की स्टेट कमेटी ने भी कहा था और आपको डीकेएसजेसी यानी उनको एक सेंट्रल कमेटी की तरफ से जो पत्र आया था, उसमें भी इस बात का ज़िक्र किया गया था कि इनको सज़ा देना है, सख्त से सख्त। तो इस तरीके से इससे जो है दुखी रुपेश ने अपने 210 सरेंडर्ड माओवादियों अब माओवादी का नाम तो ठीक नहीं रहेगा, सरेंडर्ड साथियों के साथ मिल करके जो है एक प्रेस बयान जारी करते हैं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको पूरी बात सुनाया था। तो उस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रुपेश का क्या मसला था और किस तरीके से वो पार्टी को आज भी गुमराह कर रहे हैं, खुद तो गुमराह हुए ही हैं। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा, जो उन्होंने प्रेस में एक स्टेटमेंट दिया था, बाकायदा आधे घंटे का वीडियो बना करके
जो विभिन्न चैनल पर चला भी था, मेरे चैनल पर भी आया था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, उसमें कई चीज़ों का वो खुलासा करते हैं। सबसे पहली खुलासा वो ये करते हैं कि वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे। तो पार्टी ने स्पष्ट कहा कि सेंट्रल कमेटी मेंबर नहीं थे वो, ये भी प्रस्ताव रखे थे, इनको बताया गया था, इन्होंने भी कहा था, अभी बताया गया था सेंट्रल कमेटी के रहे, लेकिन पार्टी ने इनको एक्सेप्ट नहीं किया है। उनके ही स्टेटमेंट में ये बात साफ हो गई है। इन्होंने कई बार देव जी का नाम लिया है और ये देव जी को महासचिव मानने से भी इनकार कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने देव जी का नाम लिया है। तो इसे लगता है कि ये देव जी को कहीं न कहीं महासचिव के तौर पर मानने के लिए मजबूर हो गए हैं। दूसरी चीज़ है कि बासवराज के सवाल पर इन्होंने बासवराज पर गंभीर सवाल खड़ा कर दिए हैं। जो चीज़ें छुपी हुई थी आज तक, वो चीज़ें जो है खुल करके सामने आ गई है। बासवराज ने मई के पहले 7 मई को संभवतः उनका जो एक स्टेटमेंट आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम शांति वार्ता करना चाहते हैं, हथियार के लिए भी थोड़ा-सा सोच रहे हैं। इस तरह से बातें हुई थी। इस पर रुपेश के ही बातों से खुलासा होता है कि जब सीसी की दूसरी बैठक होती है, उसमें आलोचना की जाती है बासवराज की भी और आलोचना की जाती है वेणुगोपाल की भी। और चूँकि वो समीक्षा में जो था, उसमें रुपेश के हिसाब से, जैसा रुपेश ने बताया है, आप उस वीडियो को सुन सकते हैं, मेरे पिछले वीडियो में ही है। उन्होंने कहा था कि ये जो समीक्षा बैठक हुई थी, उसमें क्या हुआ निर्णय बताया नहीं गया इनको, और चूँकि ये सीसीएम नहीं थे, इसलिए इनको बताया नहीं गया, अदरवाइज़ इनको भी बताया जाता चूँकि सीसीएम होने की वजह से। तो साफ लगता है कि सीसीएम ये नहीं थे, केंद्रीय कमेटी में ये शामिल नहीं किए गए थे, 24 में प्रमोट नहीं किए गए थे। अन्यथा इनको भी मालूम होता कि क्या हो रहा है। तो उसमें समीक्षा बैठक में बासवराज की बाकायदा आलोचना हुई है और आलोचना के बाद जो है फिर से सशस्त्र संघर्ष चलाने की बात हुई है। इसके बाद बासवराज की 21 मई को हत्या कर दी जाती है। तो ये घटना हुई है। इसके साथ ही रुपेश ने कई सारे शब्दों कई सारे बातों को रखा है और कहा कि हम नहीं चाहते हैं कुछ बताना पार्टी के बारे में या और सब चीज़ें। लेकिन जैसा कि आपको जब वेणुगोपाल ने सरेंडर किया था, उसके अगले तीसरे दिन ही जो है मलकानगिरी में जो रिसाम पड़ता है, वहाँ पर पार्टी का सीपीआई माओवादी का बहुत बड़ा बंकर पकड़ाया था, जिसमें बहुत सारे शस्त्र का पकड़ाया गया था। तो इसकी निशानदेही, जैसा कि संदेह जता रहे थे सीपीआई माओवादी के अपने पर्चे में भी, कि ये संदेह जो है वेणुगोपाल के ही जो साथ गए हुए थे सरेंडर नक्सली, उन्होंने सूचना पुलिस को दी, उसके बाद ये पकड़ाए। तो ये कहना कि हम पुलिस को कुछ नहीं बताएँगे, ये गलत बात है। ये सही नहीं है। उन्होंने पुलिस को जानकारी दिया है और बताया उन्होंने है कि इस जगह पर जो-जो चीज़ है, वो है। इन्होंने जो बताया था मैंने पिछले वीडियो में भी कि इन्होंने डीआरजी जाने की बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि जिसको जाना है भाई वो जा सकते हैं। रुपेश के बयान पर ही टिकते हैं। रुपेश ने आगे कहा था कि वो जो है उनको जो है कई चीज़ों की जानकारी नहीं दी जाती थी, नहीं दी गई, या उनको कई सारा बात करना चाहते थे, देवजी से मिलना चाहते थे या और लोगों से मिलना चाहते थे, मिलने नहीं दिया गया उनको। तो संभवतः इसमें लगता है कि रुपेश ने विश्वास पार्टी का खो दिया था। इस घटना से, इस बात से ही चलता पता है कि सरेंडर करने से पहले ही रुपेश ने जो है पार्टी का विश्वास खो दिया था। जिस कारण की पार्टी जो दक्षिण बस्तर में आज भी सक्रिय है, काम कर रही है, और वहीं उसी इलाके में 2 मुखबिरों की हत्या भी हुई है। तो निश्चित तौर पर वो जो है इनको उस निगाह से उस समय भी देख रहे थे। और चूँकि जो भी सीसीएम में सेंट्रल कमेटी में बैठकें हुई है, बातचीत हुई है, जिस दस्तावेज को देने की बात कर रहे हैं वो, जिस बासवराज के सहारे बोलना चाहते हैं कि बासवराज का जो पत्र है या जो भी चीज़ है वो नीचे तक पहुँचाया नहीं जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है लोगों को, कैडर्स को। तो इसमें ये कहा जा सकता है कि चूँकि ये खुद ही सीसीएम नहीं थे, जानकारी इनको कैसे मिलता? और इनके जो प्रभारी थे, पोलिट ब्यूरो मेंबर वेणुगोपाल, सोनू, ये खुद ही मतलब सारे कामों में संलिप्त थे, जैसा कि सीपीआई माओवादी ने एक पर्चे में बताया भी था, और दूसरी जगह से भी जो खबरें आ रही थी, उसमें उन्होंने बताया था कि वेणुगोपाल जो है लगभग 700 माओवादियों की हत्या करने में शामिल थे, और अमित शाह के साथ मिलकर के वो जो है पूरी पूरी तरीके से 700 क्रांतिकारियों को, माओवादियों को, या जो भी उनको कहा जा सकता है नक्सलियों को हत्या करवाया था, इंक्लूडिंग बासवराज।
ये तमाम चीज़ें थी। और इसके साथ ही जो है रुपेश ने बार-बार कहा है कि हम गद्दार नहीं बनेंगे, गद्दार नहीं बने हैं या हम पार्टी पर हमला नहीं करेंगे। तो अभी वो ऑब्जर्वेशन में है पुलिस के। जब से वो सरेंडर किए हैं तब से पुलिस के ऑब्जर्वेशन में है। बेशक इसको आप एक तरह से गिरफ्तारी भी कह सकते हैं, नज़रबंद। जहाँ पर कि सुख-सुविधा तो बेशक दिया जा सकता है उनको है, लेकिन वो एक नज़रबंद में है, जहाँ पर कि उन्होंने कई बार कहा भी है कि हम नज़रबंद नहीं है या हमको कोई दिक्कत नहीं, रोक-टोक नहीं है। रोक-टोक नहीं है तो वहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं वो? वहाँ से कहीं निकल कर के कहीं जाना चाहिए उनको, लोगों से मिलने के लिए। जेल में जो बोले थे जेल के बंदियों को हम छुड़वाने के लिए प्रयास करेंगे, तो वहाँ क्यों नहीं जा रहे हैं हम? या फिर जेल के बंदियों से जो माओवादी थे जो जेल में बंद हैं, उनसे मिल कर के उससे पटियाने क्यों नहीं जा रहे हैं हम? लेकिन इसका सीधा मतलब है कि अभी तक ये पुलिस की हिरासत में ही बाकायदा माना जा सकता है। जिस तरह से सरेंडर को पुनर्वास नाम दिया गया, उसी तरह से नज़रबंद को जो है ऑब्जर्वेशन का नाम दिया गया। तो नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं है। विकलांग को दिव्यांग बोल देते हैं तो उसमें कोई पढ़ नहीं निकल जाता है, वो तो जो है वो रहता है। सिर्फ नाम बदलने वाली ये सरकार है, तो सरकार नाम बदल करके चीज़ों को अरेंज कर रही है। ये लगातार इन्होंने रुपेश ने एक चीज़ और भी कहा था कि जो साथ में उनका माओवादी आए थे, सरेंडर किए हैं, इनमें भी एक डिबेट था कि हम सरेंडर हथियार के बिना कैसे लड़ेंगे? हथियार के बिना कैसे लड़ेंगे? तो ये सवाल था। और उन्होंने ये भी कहा था कि हम अपने लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कई सारे सवाल हैं जिस वजह से कि रुपेश जो हैं जवाब दिए थे, लेकिन वो जवाब जितना जवाब देने की कोशिश किए वो उतना ही ज़्यादा वो खुद को वहीं उलझाते हुए संदेह के घेरे में डालते चले गए। और इसमें एक और मज़ेदार बात कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो कई बार बार-बार रिपीट कर रहे थे कि हम माओवादियों से मिलना चाहते हैं, माओ लोगों से मिलना चाहते हैं, जो भी मिलना चाहें। एक तरफ माओवादी इनको दंड देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ ये जो है उनसे मिलना चाह रहे हैं। तो कहीं न कहीं सवाल उठ रहा है कि है ये कि अ, गद्दारी का नया लेवल क्या हो सकता है? कई बार लोगों ने बताया भी है और माओवादी ने खुद भी कहा है कि एक सदी का सबसे बड़ा गद्दार अगर कोई है तो वो वेणुगोपाल और रुपेश है। ये एक तथ्य उनकी तरफ से रखा गया है। अब ये गद्दार खुद को नहीं मान रहे हैं तो इसमें लोग क्या कर सकता है? तो नया शब्द हो, विभीषण का शब्द भी बहुत सुंदर शब्द है। इसमें राम भगवान के चरणों में विभीषण गिर गए थे और अपने भाई की हत्या करवाया था। तो वहाँ भी उन्होंने यही किया, यहाँ भी ये यही कर रहे हैं। तो विभीषण शब्द ना ज़्यादा उपयुक्त हो सकता है। वेणुगोपाल ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है और रुपेश ने जो भी स्टेटमेंट दिया है, इन्होंने बार-बार वेणुगोपाल को बचाने की कोशिश किया है। उन्होंने कहा कि जो कुछ जानकारी था मुझे ही था, वेणुगोपाल को कोई जानकारी नहीं था। इससे एक संदेह और गढ़ा जाता है वेणुगोपाल पर, क्या वास्तव में ही जो बातें पार्टी तरफ से कही जा रही है, वो सच थी, सच है? अगर ऐसा नहीं होता जिस तरह से रुपेश कई बात को सीसी की तरफ से बोल रहे थे कि सीसी में ऐसा हुआ, सीसी में वैसा हुआ, सीसी में ये दस्तावेज पारित हुआ है। इसकी जानकारी रुपेश को नहीं होती क्योंकि वो सीसी में नहीं थे। सीसी की एक ही बैठक में वो शामिल नहीं हुए थे। भले ही वो प्रमोट होकर के सीसी बन गए हों, ऐसा उनको बताया गया, जैसे वो खुद भी बोल रहे हैं। लेकिन सीसी की एक ही बैठक में शामिल नहीं हुए थे, तो सीसी की जानकारी इनको कैसे हो गई? स्वाभाविक तौर पर जो इनको जो भी जानकारी मिली है, वेणुगोपाल के माध्यम से मिली है और इसीलिए वेणुगोपाल को बार-बार बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कायदे से चाहिए तो वेणुगोपाल को ही इस मामले पर बोलना चाहिए था, तमाम चीज़ों को स्पष्ट करना चाहिए था, लेकिन वेणुगोपाल ना बोल कर के ये रुपेश को आगे किया गया है, एक फ्रंट। दूसरी तरफ वहाँ की जो पुलिस है, उन्होंने साफ-साफ कहा है बासवराज के रुपेश कहीं बैंक आधार पर बसवराज की बात करते हुए कि बसवराज ने शांति की बात कहा था, बसवराज हथियार डालने की बात कहा था, बसवराज ने ही इनको इशारा किया था कि चले जाइए, आप सरेंडर कर जाइए, हथियार छोड़ दीजिए, हथियार लेके चले सरेंडर कर दीजिए। तो अगर ऐसा होता है तो पुलिस इस बात को पूरी तरह प्रसारित कर रही है कि बसवराज ने कहा था। लेकिन बसवराज ने कहा था वो अब भूतपूर्व बल्कि शहीद महासचिव है, वर्तमान महासचिव देव जी है। तब जो भी कुछ भी डिसीजन होगा वो देव जी का ही माध्यम से हो सकता है। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं या बोल रहे हैं सोशल मीडिया पर या कई जगह पर कि वेणुगोपाल जैसे लोग अगर निकल गए पार्टी से तो पार्टी को नुकसान भले ही हुआ है उस स्तर का, लेकिन जिस तरह से गद्दारी करके उन्होंने 700 से अधिक लोगों की हत्या करवाई है,
बासाबराज समेत, तो निकल जाना इनके लिए अच्छा ही है। और इसमें एक चीज़ और लगता है कि जिस तरह से पार्टी ने वेणुगोपाल को और रुपेश को अलग किया है, उससे लगता है कि दक्षिण बस्तर में जो भी बटालियन है या फिर देव जी हैं या पूरी टीम है, तो वो लोग इस बात को महसूस पहले ही कर चुके थे कि बासवराज रुपेश और वेणुगोपाल जैसे लोग जो हैं कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ चल रही है। यही कारण है कि अभी तक जितने भी लोगों की हत्याएँ हुई हैं माओवादियों की, वो इंद्रावती टाइगर्स क्षेत्र में हुआ है, मार डिवीजन में हुआ है, गढ़चिरौली में हुआ है। यानी कि ये वेणुगोपाल का जो इलाका था, रुपेश का जो इलाका था, उसी इलाके में ही माओवादियों की हत्याएं हुई है। बड़ी-बड़ी शहादतें लगभग उसी क्षेत्र में हुई हैं। दक्षिण बस्तर के इलाके में पुलिस आज तक नहीं पहुंच पाई है और वहां पर अभी तक इस तरह का नुकसान नहीं देखा गया है। छोटा-मोटा एनकाउंटर हो सकता है, लेकिन इस तरह घटनाएं नहीं देखी गई है क्योंकि बटालियन वहां पर मौजूद थी। कारीकोटा के पहाड़ी में भी बटालियन मौजूद था, इसलिए वहां पर भी इस तरह की घटनाएं फिर भी नहीं हो पाई। जबकि पूरे पूरे मार डिवीजन, गढ़चिरौली, इंद्रावती टाइगर्स में 700 से अधिक माओवादी मारे गए पुलिस के पुलिस के द्वारा वेणुगोपाल के निशानदेही पर। ये सीपीआई माओवादी का स्पष्ट कहना है। इन तमाम चीज़ों से रुपेश कितना बचेंगे या वेणुगोपाल कितना बचेंगे, ये तो वही जाने। लेकिन माओवादी का स्पष्ट कहना है कि रुपेश और वेणुगोपाल जैसे लोगों को वो छोड़ेंगे नहीं, जैसा कि उन्होंने अपने पिछले स्टेटमेंट में भी और कई बार वो दोहरा चुके हैं। सेंट्रल कमेटी का हो या फिर तेलंगाना के स्टेट कमेटी ने जो पत्र जारी किया था, उसमें भी है। इन तमाम परिस्थिति से देख लगता है कि रुपेश चाहते हैं ना तो उन्हें सरेंडर कहा जाए, ना ही उन्हें गद्दार कहा जाए। सरकार ने तो मान लिया, माओवादी कब मानेंगे पता नहीं। लेकिन एक चीज जो तथ्य निकलता सामने में कि जिस तरह से पूरे भारत के अंदर दलितों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े हैं, जिस तरह से पुलिस की संलिप्तता बढ़ी है, जिस तरह से सीजीआई के ऊपर जूते फेंक कर चलाए गए हैं, दलित सीजीआई के ऊपर, जिस तरीके से दलितों के खिलाफ सीधे सीधे आरएसएस का निशानदेही में हत्याएं हो रही है, उनके ऊपर मनुस्मृति लादने की कोशिश की जा रही है, यानी मुंह में पेशाब करना, जूते ना पहने देना, मुंह छेद रखने पर कत्ल कर देना, दलितों की घोड़ी चढ़ने पर उनको मारपीट करना। इन तमाम चीज घटनाएं जो बढ़ गई है इन दिनों, और अगर ये चीज रुपेश और वेणुगोपाल को अच्छा लग रहा है, वो ये महसूस कर रहे हैं कि चीजें परिस्थिति बदल गई है, अब रामराज आ गया है, अब जो है लड़ने की जरूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पर ये सवाल उठ खड़ा होता है कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्या जो विपक्षी पार्टी के साथ मिलकर चाहते थे बात करना, वो तो कांग्रेस के स्तर पर भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इस मोदी सरकार को सूट बूट की सरकार कहा, अमीरों की सरकार कहा, अडानी अंबानी की सरकार कहा। ये सरकार, यह बोलने की भी ताकत अब वेणुगोपाल के अंदर नहीं है। माओवादी बार बार कहते हैं कि ये जो मोदी सरकार है, ये आपको ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासिस्ट सरकार है। यानी वेणुगोपाल के लिए ब्राह्मणीय हिंदू फासिस्ट सरकार जो है, एक स्वर्णिम युग आ गया, उनके लिए बहुत बेहतर चीज हो गया, और उसके लिए अब वो जो है उनके अब लड़ने की जरूरत उनको नहीं पड़ी है। लेकिन जिनको नहीं मिला है वो तो लड़ेंगे, और जो भी दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, आज अभी भी सुनने मिला है आपको कि जिस तरह से महाराष्ट्र में एक महिला के डॉक्टर के साथ में अधिकारियों की, पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता थी, सांसद की संलिप्तता थी उनका रेप करने में। तो इस तरह की घटना एकाध प्रकाश में आ रही है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मसला है। लेकिन जो छोटी छोटी मसले सामने आ रहे हैं, उन सवाल को कौन उठाएगा? माओवादी उठाएंगे। माओवादी का जो ये टूटे हुए भाग करके आए हैं, यह कह रहे हैं कि ये रामराज आ गया, मतलब वेणुगोपाल रुपेश के लिए ये दलितों की हत्या, महिलाओं का बलात्कार, शूद्रों के कान में मुंह में मुत देना, उनको मल खिलाना, डायन की जैसी कुप्रथा जो कि दशकों पहले खत्म कर दी गई थी भारत से, उसको फिर से स्थापित करने की जो प्रक्रिया की जा रही है, वह होना। क्या वेणुगोपाल, रुपेश यही चाहते हैं कि इसी तरह से देश में रामराज कायम रहे, दलितों के, शूद्रों के, आदिवासियों के मुंह में पेशाब किया जाए, उनके जूते जो है पैर की जगह सर पर रखे जाएं, उनके जो मूंछ को रखने पर उनकी हत्या कर दी जाए, घोड़ी चढ़ने पर उनकी हत्या कर दी जाए? क्या ये वेणुगोपाल
कि यही अभिलाषा थी? अगर यही था, निश्चित तौर पर वो पहले भी संघी थे, आरएसएस के कैडर थे और अब भी वो आरएसएस के पास अपने घर वापसी केवल किए हैं वो। यहाँ पर वो पुनर्वास बोलिए या घर वापसी बोलिए, ज़्यादा है कि वो आरएसएस के पहले भी थे आरएसएस में, फिर भी से चले गए। यही उनका उद्देश्य था। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए जहाँ माओवादियों को सहारा लिया था और माओवादियों के साथ आज वो अपने घर पुनः वापस चले गए हैं माओवादियों को छोड़ करके। ये पूरी प्रक्रिया है रुपेश के बातचीत का। रुपेश की बातचीत में ऐसा कुछ भी नहीं निकला है जो कि माओवादियों के तमाम सवालों का जवाब वो दे सके। उन्होंने कई सवाल खड़े किए हैं जो सवाल खुद उनके ऊपर ही खड़े हो गए हैं कि जिस चीज़ की जानकारी सीसीएम को होना चाहिए था उसकी जानकारी उनको कैसे हो गई, जबकि वो सीसीएम की एक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वेणुगोपाल पर्दे के पीछे हैं। एक किसी सूत्र से मेरी बात हो रही थी, बीजेपी के ही लोग थे वो। उनका एक इशारा था कि वेणुगोपाल संभवतः भारत के अगले राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जिस तरह से कि अगर देखिए आप जब मुसलमानों की हत्या करने की बारी आई तो एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया गया राष्ट्रपति। जब दलितों की हत्या करने की बात आई तो कोविंद को बनाया गया राष्ट्रपति। जब दलित आदिवासियों की हत्या करने की बात आई तो आपको द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया राष्ट्रपति। तो निश्चित तौर पर अब माओवादियों के ही हत्या होना है, माओवादियों के खिलाफ सीधी जंग चलेगी। तो निश्चित तौर पर अब वेणुगोपाल का नाम राष्ट्रपति पद के लिए सुनिश्चित हो जाए तो कोई नया आश्चर्य की बात नहीं होगी, क्योंकि आरएसएस का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो सिर्फ और सिर्फ माओवादी है। वो हर किसी से लड़ सकते हैं, कोर्ट के सहारे, कानून के सहारे, सीबीआई, ईडी, जो भी चीज़ है उसके सहारे। चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, उनसे वो कोर्ट के सहारे लड़ लेंगे, क्योंकि वो उनके पास कोई और आधार नहीं है। लेकिन माओवादी ही एकमात्र वो पार्टी है जिनसे लड़ना जो है लोहे के चना चबाना के बराबर है। और यही कारण है कि जब से वेणुगोपाल हटे हैं, पार्टी से भागे हैं छोड़ करके, तब से माओवादियों का नुकसान लगभग बंद हो गया है। वैसे सरकार बोल रही है कि दिसंबर से फिर से माओवादियों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा, लेकिन और दूसरी तरफ ये भी बोल रहे हैं कि अभियान चल ही रहा है, तो फिर भी नुकसान माओवादियों को नहीं हो रहा है। तो सवाल कहीं न कहीं उठ खड़ा होता वेणुगोपाल के ऊपर ही। अगर वेणुगोपाल के इलाके में ही तमाम लोगों की हत्याएँ हुई, जहाँ रुपेश इंटरव्यू दे रहे हैं पत्रकार को, उसके बगल में ही रेणुका बैठी हुई थी, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और रुपेश को छोड़ दिया। तो सवाल तो उठ खड़े होते ही हैं। जब से वेणुगोपाल पार्टी से निकले हैं, पार्टी का नुकसान होना बंद हो गया है। सीपीआई माओवादी के एक भी कैडर नहीं मारे गए हैं, सब के सब लगभग सुरक्षित हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है ये जो वेणुगोपाल पर शक की सुई जो माओवादी ने चढ़ाया है कि 7 साल माओवादियों की हत्या में उनकी संलिप्तता थी, उनका पुलिस के साथ सीधा साठगांठ था, अमित शाह के साथ उनका साठगांठ था और अमित शाह जो बयान दे रहे थे 31 मार्च 26 तक माओवाद को समाप्त कर देंगे, इसमें भी वेणुगोपाल की भूमिका थी। उनके ही कारण, उनके ही बातों के आधार पर अमित शाह का वो स्टेटमेंट था। जब वेणुगोपाल एक्सपोज हो गए, इसके बाद जाकर के जो अमित शाह भी का ही बयान पलट गया। तो निश्चित तौर पर एक ये शक की सुई जो है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। दूसरी तरफ यही कारण है कि माओवादियों के जो लीडर्स हैं या उसके जो समर्थक लोग हैं, वो दुखी नहीं हैं वेणुगोपाल के हटने से, बल्कि वो बोल रहे हैं कि अच्छा हुआ जो वेणुगोपाल जैसे गद्दार पार्टी से निकाले गए या भगाए गए, अन्यथा पार्टी को और भी ज़्यादा नुकसान होता। जहाँ तक नुकसान का सवाल है, माओवादियों ने खुद ही कहा था कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। लेकिन जो वियतनाम क्रांति की बात करते हैं, जो चीनी क्रांति की बात करते हैं, जो रूस की क्रांति की बात करते हैं, वे क्रांतिकारी लोगों को समझना पड़ेगा कि चाहिए कि यहाँ तो मात्र 700, 200, 1000, 5000 लोग मारे गए हैं। सोवियत रूस में तो लगभग करोड़ों लोग मारे गए, चाइना में 10 करोड़ लोग मारे गए, वियतनाम में लाखों लोग मारे गए। मृत्यु सबकी होती है, कैसे कौन मरता है, ये महत्वपूर्ण बात है। बहरहाल एक चीज़ जो साफ दिखता है वो यही दिखता है कि रुपेश का जो भी स्टेटमेंट था, वो जवाब देने के बजाय वो खुद को ही उलझा लिए हैं, बासवराज पर ही क्वेश्चन लगा दिए हैं
और इस सवाल को मजबूती से स्थापित कर दिए हैं कि बासवराज ने जो निर्णय को पलटा था, जिसको वो बार-बार इनकार कर रहे हैं, तो वो निर्णय वास्तव में पलटा गया था, क्योंकि तेलंगाना की स्टेट कमेटी ने भी इस बात को कहा, स्पष्ट किया और बाद के स्टेटमेंट में स्पष्ट किया। रुपेश ने इस बात की पुष्टि कर दी कि हाँ, समीक्षा बैठक हुई थी, समीक्षा बैठक में क्या डिसीजन हुआ उसे नहीं मालूम है, उसे मालूम कैसे होगा? सीसी की बात है, सीसी के महासचिव पर आरोप लग रहे हैं, वेणुगोपाल पर आरोप लग रहे हैं, तो इतनी जानकारी नीचे कैसे जाएगी? नहीं जा सकती है। वेणुगोपाल के पास और कोई रास्ता नहीं था, रुपेश के पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इन्होंने गद्दारी करके सैकड़ों लोगों की हत्याएं कराई है, सैकड़ों लोगों को जेल में भेजा है, सैकड़ों माओवादियों को आत्मसमर्पण करवाया है, सरेंडर करवाया है। निश्चित तौर पर इनकी पार्टी की भूमिका समाप्त हो गई थी, पार्टी की निगाह में संदिग्ध हो गए थे और यही कारण है कि अंततः इनको भागना पड़ा। और जो भी वहाँ का उनके इलाके में लोग थे, क्या होता है देखते रहिए। लेकिन रुपेश के सवाल पर माओवादियों की क्या प्रतिक्रिया आती है, जब वो आएगा तो फिर आपको उसको हम बताएंगे पूरी विस्तार से कि किस तरह से वो चीज़ों को रखे हैं। लेकिन माओवादियों ने जिस तरह सवाल उठाया है और जिस तरह से रुपेश ने जवाब दिया है, यह और ज़्यादा उलझाने वाला बयान था रुपेश का, जिसका कि मूल्य क्या होगा, क्या मूल्यांकन करेंगे माओवादी, वो आपको हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, जब माओवादियों का बयान सामने आ जाएगा। तो मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।